गांव में संदीप अपनी पत्नी पूजा के साथ एक सादा जीवन जीता था। वो अत्यधिक मेहनती किसान था और 2 एकड़ की अपनी छोटी जमीन पर पूरी लगन से खेती करता था। जनार्दन के खेत से लगा हुआ ही अनिल का खेत था, जो उसका बचपन का पक्का दोस्त था। वे दोनों सुबह शाम साथ में खेत पर काम करते और लौटते थे। इसी बीच एक दिन अनिल की पत्नी को अचानक गंभीर बीमारी हो गई। अरे अनिल भाई, कैसे हो? तुम आज इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्या बात है? संदीप भाई, तुम्हें तो सब मालूम ही है। इस बार फसल बहुत कमजोर थी और जो मिला वो मालिक का कर्ज चुकाने में खत्म हो गया। अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ऊपर से तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत गंभीर हो गई है। मैंने गांव के डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा कि इलाज के लिए शहर ले जाना अनिवार्य है। यहाँ इलाज नहीं हो सकता। शहर के बड़े अस्पताल के लिए इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। घबराओ मत मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा बचपन का साथी हूँ और तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। भाभी पहले ठीक होनी चाहिए। देखो, मालिक से लिया मेरा कर्ज भी बाकी है और मैंने वो पैसा चुकाने के लिए तैयार रखा था, लेकिन अभी के लिए उन पैसों की जरूरत तुम्हें सबसे ज्यादा है। बिना सोचे तुम ये पैसे लो। मैं अगले साल किसी तरह मालिक का हिसाब कर दूंगा। अरे संदीप भाई, मैं तुम्हारी दोस्ती का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये पैसा तुम वापस रखो और मालिक को दे आओ। तुम भूल गए क्या कि वो कितना निर्दयी है? अगर तुम उसे पैसे नहीं दोगे तो वो तुम्हारी जमीन छीन लेगा और दुगना ब्याज लगाएगा। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता। अनिल, ये कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? दोस्त किस दिन काम आते हैं? अगर आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हमारा रिश्ता दोस्ती से बढ़कर भाईचारे का है। इतना जोखिम मैं तुम्हारे लिए आसानी से उठा सकता हूं। अब तुम ये सब सोचना बंद करो। ये लो और बिना देरी किए भाभी का इलाज शुरू करवाओ। संदीप मेरे दोस्त, मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूं? तुम ना होते तो मैं बिल्कुल टूट जाता। तुमने जो किया है वो दोस्ती से कहीं ज्यादा है। सच कहता हूं, तुम्हारे जैसा दोस्त पाना सौभाग्य है। मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अनिल ने संदीप का आभार व्यक्त किया। वो पैसों को संभालकर वहां से चुपचाप निकल गया और अपनी पत्नी को शहर ले जाने की तैयारी करने लगा। अगले दिन सुबह के समय, मालिक, मैं क्षमा चाहता हूँ। इस बार मैं कर्ज नहीं लौटा पाऊंगा। दरअसल मेरा जिगरी दोस्त अनिल, उसकी पत्नी अचानक बहुत बीमार पड़ गई और उसे तुरंत शहर जाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिए। आप मुझे थोड़ा और समय दीजिए। मैं कसम खाता हूं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। क्या कहा? तुम्हें अपनी भूख मिटाने के लिए पैसे नहीं हैं और तुम दूसरों के मसीहा बन रहे हो, और वो भी मेरे कर्ज के पैसे से? मुझे तुम्हारी ये दोस्ती और समाज सेवा की बातें नहीं सुननी। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, और वो भी अभी। मैं तुम्हें ज्यादा नहीं, केवल 15 दिन का समय देता हूं। अगर 15 दिनों के भीतर तुमने मेरा पूरा कर्ज नहीं लौटाया तो मैं तुम पर लगने वाला ब्याज दुगना कर दूंगा। संदीप ने अपने मालिक के सामने बहुत गिड़गिड़ाया और अपनी मजबूरी बताई, लेकिन उस कठोर हृदय जमींदार ने रमेश की जरा भी नहीं सुनी और उसे अपमानित करके वहां से बाहर निकाल दिया। अपमानित होकर संदीप वहां से चला गया। 15 दिन की समय सीमा की चिंता में कुछ दिन बीत गए। एक शाम जब संदीप खेत से लौट रहा था तो रास्ते में उसकी भेंट अचानक अनिल से हो गई। अरे अनिल, तुम शहर से वापस आ गए। भाभी का इलाज हो गया? अब उनकी तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? संदीप, मुझे अभी बहुत जरूरी काम है। हाँ, तुम्हारी भाभी अब ठीक है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताता हूँ। अनिल ने संदीप की बात पूरी सुनी भी नहीं और वो तेजी से वहाँ से निकल गया। अनिल की ये झुंझलाहट और जल्दबाजी देखकर संदीप को अंदर ही अंदर बहुत अजीब लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, अनिल इतना परेशान क्यों था? काजल, तुम्हें पता है क्या हुआ? आज मुझे संदीप मिला था और वो तुम्हारी सेहत के बारे में बार बार पूछ रहा था। मैंने उसे जल्दी होने का बहाना बताया और वहां से निकल आया। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझसे और कोई सवाल पूछे। आप उससे कितने दिन तक बचेंगे? उसने अपनी सारी पूंजी आपको दे दी है, वो तो पूछेगा ही। आप रमेश को बहाना बनाना बंद कीजिए।
देखिए, सबसे आसान ये है कि आप जाकर सीधे मालिक से बात करें। सही कहा तुमने। मैं अभी जाकर मालिक से मिलकर आता हूँ। मालिक, मैंने वही किया जो आपने मुझे करने को कहा था। मैंने झूठ बोलकर संदीप से पैसे ले लिए। वह समझता रहा कि मैं अपनी पत्नी का इलाज शहर के अस्पताल में इलाज करवा रहा हूँ, जबकि मैं तो घूमने चला गया था। देखिए, मैंने आपका काम कर दिया। अब मेरी आपसे विनती है, कृपा करके आप मेरे कर्ज पर ब्याज की रकम माफ कर दीजिए मालिक। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हारे कर्ज के ब्याज के पैसे माफ करता हूं। तुमने सचमुच मेरा बहुत बड़ा और जरूरी काम किया है। पर मालिक, मैं संदीप को ज्यादा देर तक टाल नहीं पाऊंगा। वो बार बार मुझसे पूछ रहा है। आपको जो कुछ भी आगे करना है, कृपा करके वो जल्द से जल्द कीजिए। तुम शांत हो जाओ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसे जो समय सीमा दी थी उसमें से 13 दिन निकल चुके हैं। बस 2 दिन बाकी हैं और इतने कम समय में वो पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकता। वो कर्ज नहीं चुका पाएगा और उसे अपनी जमीन मेरे नाम करनी पड़ेगी। 2 दिन और बीत गए। जमींदार का वक्त पूरा हो चुका था। संदीप को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए अंतिम बार कुछ सहारा पाने की उम्मीद में वो अनिल के घर की ओर चला गया। अनिल भाई, बाहर आओ, तुमसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ भाई साहब, वो काम से गए हैं। जरूरी काम था। इलाज के कागजात में कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए जाना पड़ा। आप चिंता मत कीजिए, वो 2 दिन में जरूर लौटेंगे। आप मुझे बता दीजिए कि क्या जरूरी बात थी, मैं उन्हें फोन पर बता दूंगी। अनिल के घर पर ना मिलने और 2 दिन तक इंतजार करने की बात सुनकर संदीप की सारी उम्मीदें टूट गईं। वो गहरी निराशा में डूब गया। वो बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप अपने घर की ओर लौट जाता है। अब उसे अपना भविष्य अंधकारमय लग रहा था। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। अब मुझे 2 दिन के लिए उससे छिपना नहीं पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, 2 दिन में संदीप कर्ज नहीं चुका पाएगा और मालिक का मकसद भी पूरा हो जाएगा। काजल, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा। मालिक ने 15 दिन की मोहल्लत दी थी और कल वो समय सीमा पूरी हो जाएगी। अगर कल तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो वो हमारी ये छोटी सी जमीन भी हमसे छीन लेगा। ये सब आपकी सोच का नतीजा है। आपने अपनी अच्छाई में हमारी जमीन को दाव पर लगा दिया। अगर आपने दोस्त को पैसे नहीं दिए होते तो आज हमारा कर्ज खत्म हो चुका होता। क्या मिला उस मदद के बदले में? मुसीबत। जब से वो शहर से वापस आया है, उसने जानबूझकर आपसे आंख चुराई है। उसमें जरा भी ईमानदारी होती तो वो कम से कम एक बार तो जरूर आता। साफ पता चलता है कि उसकी नीयत अब खराब हो गई है। मुझे तो लगता है वो हमारे पैसे हड़प गया है और झूठ बोलकर फिर से शहर भाग गया है। पूजा, तुम गलत फहमी में हो। हम बचपन के दोस्त हैं और मैं अनिल को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। वो कभी भी धोखा नहीं देगा। उसकी जरूरत सच में बड़ी होगी, इसीलिए वो अभी शहर गया होगा। वो ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं करेगा। तुम धैर्य रखो, वो पैसे लेकर जरूर लौटेगा। आप हवा में जीते हैं। आपको क्या लगता है सब आप जैसे ईमानदार हैं? दुनिया बहुत खराब है। लोग अपना काम निकालने के लिए झूठ बोलते हैं और काम होते ही मुंह मोड़ लेते हैं। दोस्त हो या भाई बंधु, जब तक जरूरत है तभी तक प्यार है। ये दुनिया केवल स्वार्थ पर टिकी है। हमें अनिल को छोड़कर अब अपनी चिंता करनी चाहिए। कल जब मालिक आएगा तो हम क्या जवाब देंगे? हम अपनी जमीन को कैसे बचाएं? पूजा, अब बस करो। मुझे अपने अच्छे कर्मों पर पूरा विश्वास है। मैंने हमेशा दूसरों की भलाई चाही है। मेरा ईश्वर मेरे साथ कभी भी अन्याय नहीं करेगा। तुम घबराओ मत, हम सच्चे हैं। ईश्वर हमें इस मुसीबत से जरूर बाहर निकालेंगे। मैं अब ये सब उस परम पिता के हाथों में छोड़ता हूँ। अब जो भी होगा हम उसे सहेंगे। दूसरे दिन संदीप जब अपने खेत पर पहुंचा तो वहां पहले से ही मालिक अपने गुंडों के साथ कठोर मुद्रा में खड़ा था। जमींदार ने संदीप को देखते ही रुकने का इशारा किया। संदीप, तुम्हारी मोहलत खत्म हो गई है। अब ये जमीन तुम्हारे हाथ से निकल गई है। तुम यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते। निकलो, तुम्हें जमीन पर काम करने की इजाजत नहीं है। मालिक, आप ऐसा कठोर निर्णय मत लीजिए। ये जमीन ही हमारी आजीविका का एकमात्र सहारा है। इसके बिना तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। कृपया करके थोड़ी मोहलत दीजिए। मैं कसम खाता हूँ, मैं जल्द से जल्द आपके पैसे कर दूंगा। तुम्हारी ये सारी बातें अब खत्म हो गई हैं।
तुम्हें और ज्यादा मोहलत नहीं मिलेगी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी और पूरे 15 दिन दिए थे। तुम वक्त पर पैसे नहीं ला पाए। अब ये जमीन मेरी है। आज के बाद तुम इस जमीन के आसपास भी मत दिखना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे आदमी तुम्हें पिटाई करके तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। सब कुछ खोने के दर्द में डूबा हुआ निराश मन से घर वापस आया। उसी दिन शाम को अचानक और बहुत जोरदार बारिश शुरू हो गई। रमेश का कच्चा और पुराना घर बारिश के सामने टिक नहीं पाया और पूरी तरह से ढह गया। अब उसके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। भगवान, ये कैसी और कितनी कठोर परीक्षा है। हमारे ऊपर तो एक के बाद एक मुसीबत आती ही जा रही है। पहले तो हमारी रोजी रोटी, ये जमीन हमारे हाथ से निकल गई और अब हमारे सिर पर छत भी नहीं रही। अब हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे? और ये मूसलाधार बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। संदीप और पूजा उस मूसलाधार बारिश में भीगते हुए किसी तरह अनिल के घर पहुंचे। उन्होंने दर्द भरे दिल से दरवाजे पर दस्तक दी। अनिल ने दरवाजा खोला और अपने दोस्त की ये दयनीय हालत देखी। अनिल, देखो बाहर, बारिश इतनी जबरदस्त है कि मेरा कच्चा घर पूरी तरह से गिर गया है। अब हमारे सिर पर कोई छत नहीं है। तुम्हें मेरी कसौटी की दोस्ती का वास्ता, बस कुछ दिनों के लिए हमें अपने घर में पनाह दे दो, जब तक मैं कोई दूसरा इंतजाम नहीं कर लेता। देखो संदीप, मैंने तुम्हारे पैसे लिए हैं और मैं तुम्हें लौटा दूंगा, पर तुम ये उम्मीद क्यों कर रहे हो कि मैं तुम्हें अपने घर में पनाह दूंगा? मैं कोई संत नहीं हूँ और ये मेरा घर है। मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि मैं तुम्हारे परिवार को यहाँ रख सकूं। तुम कहीं और जाओ, मैं इस बारिश में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अनिल ने एक शब्द भी नहीं सुना और झट से अपने घर के भीतर घुस गया। इसके बाद हालात से मजबूर संदीप ने गांव के हर व्यक्ति से विनती की और मदद मांगी, पर उसकी ये कोशिश बेकार गई, क्योंकि किसी ने भी उसे ठहरने की जगह या कोई आसरा नहीं दिया। अब जाकर आपको पता चला कि दूसरों की मदद करने का नतीजा क्या होता है। आप हमेशा गर्व से अनिल को अपना सबसे खास दोस्त बताते थे। मुझे बताइए, वो दोस्ती अब कहाँ चली गई? उसने कितनी अच्छी तरह से अपना रिश्ता निभाया है। याद कीजिए, जब वो तकलीफ में था तब आपने उसकी पूरी मदद की थी, पर आज जब हमें थोड़ी सी मदद चाहिए थी तो उसने हमें एक पल के लिए भी अपने घर में जगह नहीं दी। ईमानदारी से कहूँ, इतना एहसान भूलने वाला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। पूजा, चिंता करना बंद करो। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं और ये समय हमारे लिए कोई अच्छा संदेश लेकर आया है। इस घटना ने मुझे अनिल की असली नीयत दिखा दी है, जिसे मैं कभी नहीं समझ पाता। मैं तो मानता हूँ कि ये सही हुआ कि ये मुश्किल घड़ी आई, क्योंकि मुश्किल हालात ही लोगों की सच्चाई सामने लाते हैं। तुम घबराओ मत, हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है और अनिल को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। बस भगवान पर भरोसा बनाए रखो, ठीक है? छोड़ो, अब हमें ये पूरी रात इसी झोपड़ी में काटनी है। मुझे तेज भूख लगी है। क्या तुम घर से जल्दी में कुछ सामग्री लाई थी ताकि हम खाना बनाकर खा सकें? आप चिंता मत कीजिए, घर से निकलते समय मैंने थोड़े से कच्चे चावल एक पोटली में लपेट लिए थे। हम अभी उन्हें पकाने का प्रबंध कर सकते हैं। पूजा ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने जल्द ही आग जलाई और बहुत ध्यान से उन थोड़ी सी चावलों को रात के खाने के लिए पकाया। ठीक उसी समय जब वे चुपचाप खाना खा रहे थे, तपस्वी रूप धारण किए हुए एक साधु झोपड़ी के बाहर आए। उस रहस्यमयी साधु बाबा ने संदीप और पूजा को आश्चर्य से देखते हुए सीधे सवाल किया। बच्चों, इतनी रात को तुम दोनों यहाँ इस वीरान झोपड़ी में किस लिए रुके हो? तेज बारिश ने हमारा छोटा सा घर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस समय हम पूरी तरह से बेघर हैं। हमने रात बिताने के लिए गांव के हर व्यक्ति के दरवाजे पर जाकर सहायता की प्रार्थना की, लेकिन कोई भी दयालु नहीं हुआ। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए हमें ये असुरक्षित रात इसी झोपड़ी में गुजारनी पड़ रही है। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, घबराओ मत। ये तकलीफ भरा समय भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। याद रखना, भगवान हमेशा नेक लोगों के साथ रहते हैं। साधु बाबा ने उन्हें दिलासा दिया। इतना कहने के बाद उन्होंने तुरंत मुड़ते हुए कहा, ठीक है बेटा, अब मैं आगे अपनी यात्रा के लिए निकलता हूँ। बाबा जी रोकिए, आप इस पल कहाँ जाने की सोच रहे हैं? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आप इतनी रात को भीग जाएंगे। सबसे अच्छा यही होगा
कि आप बारिश रुकने तक हमारे साथ झोपड़ी के अंदर रुक जाएं। जब बारिश पूरी तरह से रुक जाएगी तब आप आराम से जा सकते हैं। और सुनिए, हमने अभी थोड़े से चावल बनाए हैं। हमारा अनुमान है कि आपको भी भूख लगी होगी। कृपया हमारे साथ बैठिए और ये चावल खा लीजिए। धन्यवाद बच्चों, लेकिन अब मुझे आगे जाना होगा। तुम दोनों ने मुझे जो भोजन देने की बात कही उसके लिए मैं आभारी हूँ। मेरा एक छोटा सा काम है। मैं आसपास के कुछ गांव की ओर जा रहा हूँ और मेरे साथ कुछ सामान है जो भारी है। इसलिए मैं तुम दोनों से ये निवेदन करता हूँ कि वो सामान तुम अपनी झोपड़ी में रख लो। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं 2 दिन तक लौट आऊंगा और इसे वापस ले लूंगा। बस 2 दिन होने तक मेरी इस धरोहर की सुरक्षा करना। ठीक है बाबा जी, आप बेफिक्र जाइए, मैं आपकी अमानत का ख्याल रखूंगा। ध्यान रखना मेरे बच्चे, ये सामान्य सामान नहीं है, ये बहुत ही कीमती है। हाँ बाबा, आप इस बारे में बिल्कुल ना सोचें। आप बेझिझक अपनी यात्रा पर निकल जाइए। ये कहकर साधु बाबा ने अपनी भारी पोटलियां वहीं छोड़ दी और बारिश में ही वहां से आगे बढ़ गए।